शीतल जी, मैं आपसे एक दो जो बहुत मेरे मन में ऐसे ही प्रश्न उठ रहे हैं। पहली चीज ये है कि मीडिया पोर्ट वहां का कोई ये लीडिंग नहीं है, दे आर नॉट द बिगेस्ट। एक छोटा मीडिया हाउस है, और मतलब छोटा इन द सेंस कि बहुत बड़े नहीं है, लेकिन वो उस सरकार के सामने प्रश्न लगातार पूछ रहा है, और जिसको कहते हैं 2017 से वो लगातार इस बात पे लगा हुआ है। पहली चीज ये है कि उन लोगों ने तो घूस दिया है, जो मैं बार बार कहता हूं, फ्रांस वालों ने घूस दिया है, इसी तरह से बोफोर्स में उन लोगों ने घूस दिया था, और उनकी प्रेस लीक कर रही थी। हमने घूस लिया है, हमारी प्रेस, हमारी जुडिशरी, हमारे सब कुछ उसको बचाने के चक्कर में लगे। आपको लगता है कि कुछ सच्चाई सामने आ पाएगी? नंबर एक। और एक नंबर दो, जो हम सब लोगों का अप्रहेंशन है कि ये अनिल अंबानी जी का थोड़ा बेल आउट करने की भी कोशिश होगी, क्योंकि अनिल अंबानी जी का ये वो जैसा आ रहा है कि वो डसॉल्ट वापस पुल आउट कर रही है। पुल आउट करेगी तो इनके ऊपर कुछ चार्जेस भी लगा सकते हैं, भाई ये पैसा दो, इनके यहाँ आपने ये अपने अपने ऑब्लिगेशन नहीं पूरे। ये उस तरह का कुछ मामला है, क्योंकि 26 जहाज भी खरीद रहे हैं, और महंगे प्राइस पे हैं। शीतल जी, देखिए, इस पूरे सौदे में जो प्रश्न थे वो अनुत्तरित ही बने रहे। ये और बात है कि वो सुप्रीम कोर्ट से भी एक झंडी ले आए, एक टेक्निकल झंडी, लेकिन जो प्रश्न थे वो अनुत्तरित बने रहे। प्रश्न क्या थे? मैं आपको इस पहले वाले इनके कार्यकाल में 3 बार रक्षा मंत्री बदले। पहले जेटली साहब रक्षा मंत्री थे, फिर पर्रिकर साहब हुए, फिर पर्रिकर साहब छोड़ के चले गए वापस, और फिर उन्होंने निर्मला सीतारमण जी को बागडोर दी, और फिर जो कुछ हुआ आपके हमारे सामने। जो प्रश्न था, जो हमारे इससे पूर्व वक्ताओं ने भी उठाया है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। अगस्त का राज्यसभा में दिया गया तब के रक्षा मंत्री 8 अगस्त 2014 को अरुण जेटली जी ने एक रिटन रिप्लाई दिया है, और ये क्वेश्चन किया गया था वाई वी सुब्बा रेड्डी और कांग्रेस पार्टी की ओर से भी एक कोई रायथू, श्रमिका रायथू, इन 2 लोगों के प्रश्न के उत्तर में जेटली साहब ने क्या कहा है, ये इसकी डेट और वो देखना बहुत जरूरी है। 8 अगस्त 2014 को, क्योंकि 2015 में ये डील अनाउंस हो गई, और इतना लेटेस्ट वो कह रहे हैं, एज पर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल RFP फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ 126 मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MMRCA, 18 aircraft are sought to be procured in flyaway condition, and 108 aircraft are to be licensed manufactured in India. The process of negotiations with L1 vendor Messrs Dassault Aviation of France for procurement of MMRCA is on. ये बयान है अगस्त का। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद इस कंपनी के CEO भारत आते हैं। उनके कई बयान हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि हमारे सारे अखबारों में छपे हैं कि HAL के साथ हमारा इस मामले में टेक्नोलॉजी और अन्य चीज़ों का 95% मसले हल हो चुके। 95%। ये बयान फरवरी तक छपते हैं। इसके बाद मार्च और अप्रैल में कुछ देश में डेवलपमेंट होते हैं। अप्रैल में हमारे प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा तय हो रही होती है। उसके 15 दिन पहले देश में 2 कंपनियां बन रही हैं रक्षा के क्षेत्र में। एक कंपनी बन रही है अनिल अंबानी जी की, और एक कंपनी बन रही है अडानी जी की। इसके बाद हमारे प्रधानमंत्री की यात्रा से ठीक पहले पर्रिकर साहब के 2-3 बयान आए रहते हैं, जो HAL के बारे में ही कह रहे होते हैं। लेकिन यात्रा से ठीक 3 दिन पहले पर्रिकर साहब की एक मीटिंग PMO में होती है। उसके बाद पर्रिकर साहब लगभग चुप होते हैं, और फिर सीधे हम देखते हैं कि बिना किसी प्रोसेस के सीधे फ्रांस से प्रधानमंत्री की घोषणा आती है, जिसमें 18 जहाज जो हम पहले ले रहे थे और 108 जो हम भारत में बना रहे थे, जिसके लिए HAL और ये जो कंपनी जहाज बनाती है फ्रांस की, इसके बीच लगातार 10 साल से टेक्नोलॉजी और दूसरी चीज़ों पे बातचीत 95% हो चुकी थी। उसकी जगह हम पाते हैं
अनाउंसमेंट ये होता है कि हम 36 सीधे फ्रांस से बने हुए जहाज भारत में अगले 6 वर्षों में खरीदेंगे, उसके लिए करीब 60,000 करोड़ देंगे। जो इसके पहले वाली डील थी उसके बारे में पर्रिकर साहब के 3 स्टेटमेंट हैं इस अनाउंसमेंट के पहले जो ऑन रिकॉर्ड हैं। एक बार उन्होंने कहा कि ये डील 126 जहाजों की जो डील है वो 90,000 करोड़ की है। एक बार उन्होंने कहा कि ये 1 लाख करोड़ के आसपास की, और एक बार उन्होंने कहा ये 1,30,000 करोड़ की है। हम इसमें सबसे आखिरी इकाई ले लेते हैं 1,30,000 करोड़। 1,30,000 करोड़ में देश में ये 126 जहाज वहां से आने भी थे और बनने भी थे एचएएल के सहयोग से, जिसमें मेक इन इंडिया भी होता। उसकी जगह हमने 60,000 करोड़ में 36 जहाज खरीदे और एचएएल नाम का पार्टनर इस सौदे से हटा दिया गया रातों रात। और अनिल अंबानी, जिन्होंने कभी रक्षा के क्षेत्र में इसके पहले एविएशन के क्षेत्र में सुई भी नहीं कभी बनाने का कोई तजर्बा पेश नहीं किया था, वो उनके ऑफसेट पार्टनर के रूप में देश के सामने आए। इन सवालों के उत्तर आज तक नहीं मिले। इसके बाद क्या होता है कि वहां जो हमारी प्रेस ब्रीफिंग है जो हमारा विदेश मंत्रालय तैयार करके प्रधानमंत्री के साथ बांटता है, उसने जो भारत के पत्रकारों को, भारतीय प्रेस को ब्रीफ दिया, उसमें गौतम अडानी और अनिल अंबानी का नाम छुपा लिया। और जो ब्रीफ उसने फ्रेंच के अखबारों को और यूरोपियन अखबारों को और पश्चिमी प्रेस को दिया, उसमें इन दोनों सेठों का नाम है। ये क्यों किया गया? इन सवालों के उत्तर आज तक सुप्रीम कोर्ट की कथित क्लीन चिट और व्हाइट चिट और जो भी चिट फंड कहिए, हमारे आपके सामने आज तक नहीं है, देश को नहीं मिले। इस बीच हम ये पा रहे हैं कि भारत में किसी किस्म की कोई जांच बुलडोज कर दी गई और सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे दिया गया। लेकिन एक जांच मीडिया से और जो जांच करने वाली एजेंसी हो सकती है फ्रांस में चल रही है। उस जांच के तहत 2 तथ्य आए हैं। एक तथ्य जिसका आपने अपने इंट्रो में वर्णन किया कि अनिल अंबानी पर 151 मिलियन डॉलर का यूरो का एक पेनल्टी थी, टैक्स पेनल्टी, जिसके अगेंस्ट वो पिछले 10 सालों से पैरवी कर रहे थे कि उसको 6-7 मिलियन में कन्वर्ट कर दिया जाए। कोई उनकी नहीं सुन रहा था। लेकिन ये डील होने के बाद वो आज के प्रधानमंत्री मैक्रों से भी, राष्ट्रपति मैक्रों से भी मिलते हैं, वहाँ के फाइनेंस डिपार्टमेंट से मिलते हैं और उनकी वो दरख्वास्त जो 10 साल से पेंडिंग थी मंजूर हो जाती। इसका उत्तर वहाँ की जांच एजेंसी भारत से और अन्य संबंधित और अपने यहाँ के अफसरों से पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ऐसा कैसे हुआ, ये फेवर कैसे मिला, अनिल अंबानी को ही क्यों मिला। एक तो ये जांच का विषय। दूसरे, एक सुसेन गुप्ता नाम के सज्जन हैं जिनकी ईडी भारत में जांच कर रही है। उस रिपोर्ट में दर्ज है, जिसकी जांच फ्रांस में चल रही है, कि सुसेन गुप्ता को भी उसके सॉफ्टवेयर लेने के क्रम में, कथित सॉफ्टवेयर के क्रम में अनाप शनाप पैसे दिए गए और वो ये समझते हैं कि ये किकबैक था। सुसेन गुप्ता वो शख्स हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि अनिल अंबानी उनके थ्रू इस कंपनी से मिले थे और ये डील कराने में उसका रोल है। उसका पेमेंट उसको मिला है। उसको पेमेंट मिलने की बात वहां की जांच एजेंसी पा रही है, मजिस्ट्रेट का ऑफिस पा रहा है और वो मान रहा है कि ये जो कथित सॉफ्टवेयर की बात है ये झूठी है। ये बिल इन्फ्लेट किए गए हैं, उनके वर्ड हैं, इन्फ्लेट किए गए हैं और इसको किकबैक दिया गया। एक वो इसकी जांच कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने भारत सरकार को पत्र लिखा है। भारत सरकार की ओर से क्या हुआ इसका हमें आपको कोई पता नहीं है। ये प्रश्न भी आज भी अनुत्तरित है। एक, भारत कोई जांच कर नहीं रहा है, फ्रांस जांच कर रहा है। भारत जांच में सहयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसका किसी को कोई पता नहीं। और सुसेन गुप्ता पर भारत हो रही है, उस पर भारत में भी जांच हो रही है। वो एक जमाने से वो खानदानी रक्षा सौदों के व्यापारी हैं और बीच के बिचौलिए हैं। उन्होंने, कहा जाता है कि जो हेलीकॉप्टर सौदे की जांच हुई थी, जिसको ईडी जांच कर रहा है और एजेंसी जांच कर रही हैं, उस सौदे में भी वो दलाल था। तो हमारी ईडी जो है उस सौदे की तो जांच कर रही है, लेकिन जिस सौदे की जांच फ्रांस कर रहा है, फ्रांस की एजेंसी कर रही है, जो कंटेम्परेरी सौदा है, उस मामले में वो क्या कर रही है ना आपको पता है ना हमको पता।
ये सवाल हैं इस मुद्दे में जो अनुत्तरित हैं और जो बड़े गंभीर हैं। और आज हम जब ये जानते हैं कि अनिल अंबानी की वो कथित डिफेंस कंपनी दिवालिया वो भी हो चुकी है, वो सारी दुनिया में दिवालिया है। भारत में लगभग 1.25 लाख करोड़ हमारे बैंकों को चूना लगाने का सबसे बड़ा रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है, जिसमें से ज्यादातर राइट ऑफ हो गए हैं या एनसीएलटी के जरिए जो उनका सबसे बड़ा लोन एक 46,000 करोड़ का था, उन्हीं के परिवार में हम पाते हैं कि 4,000-5,000 करोड़ में सेटल करके पूरे एसेट्स के साथ वापस उनके हाथ में आ चुका है। यानी वो एक और बड़ा घोटाला है, कभी अगर उसकी जांच हुई कि 46,000 करोड़ का हमारे बैंकों का उनकी टेलीकॉम कंपनी पे लोन था, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी पे, उसको उन्होंने सिक बता दिया। वो चले गए एनसीएलटी में, एनसीएलटी ने बहुत प्रोसेस दिखाई, आखिर में मुकेश अंबानी के समधी पीरामल साहब ने वो कंपनी लंबे निगोशिएशन के बाद 4-4.5 करोड़ में हथिया ली। तो 46,000 करोड़ का वो हेयर कट हो गया। बैंकों के पैसे का, जो हमारा आपका पैसा है, जो पब्लिक का पैसा है, वो हेयर कट हो गया। 40,000 करोड़ सीधे हेयर कट हो गया। तो करीब 1.25 लाख करोड़ के ये देनदार भारत में हैं और कई हजार करोड़ों के विदेशों में हैं। एक मामला चाइना के बैंकों का था जो लंदन में हार चुके हैं और अपने को दिवालिया घोषित करके आ चुके हैं, और दुनिया के अब किसी भी सभ्य देश में ये बैंकिंग इंस्टीट्यूशन का प्रयोग नहीं कर सकते उस ऑर्डर की वजह से। लेकिन भारत में भी नहीं कर सकते, भारत में भी बहुत सारे बैंक इनके साथ हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है जैसी 10,000, 15,000, 2,000, 4,000 के लिए हम किसान को पाते हैं कि उसको थाने में बंद कर दिया जाता है, तहसील में बंद कर दिया जाता है, 18-18, 20-20 दिन वो जेल में होता है। और ऐसे लाखों लोग इस देश में होते हैं, लेकिन 1.25 लाख करोड़ जीम जाने के बाद आपका बाल बांका नहीं बिगड़ता। ये सब सवाल हैं जिनके उत्तर न मिले और न मिलने की कोई उम्मीद हमारे सेटअप में अभी फिलहाल है। जी जी, मैं शीतल जी, एक थोड़ा दूर की कौड़ी है, लेकिन ये जो कागज पे चीजें हैं मैं आपसे ऐसे पूछ रहा हूं समझने के लिए। मैंने इस पे 2-3 शोज पहले किए थे, आज से 3 साल पहले, 4 साल। मैं उसको झाड़ पोंछ के निकालता हूं और उसको फिर करूंगा। एक और चीज दर्शक भी समझो, शीतल जी आप जरा जवाब दीजिए। ये 2015 में मोदी जी के साथ अनिल अंबानी जी जाते हैं फ्रांस। 2016 की रिपब्लिक डे परेड के चीफ गेस्ट होते हैं उलान साहब। उलान साहब जब आते हैं तो अपनी एक महिला मित्र को भी लेके आते हैं, जो वहां की फिल्म एक्ट्रेस और टीवी की बड़ी आर्टिस्ट हैं, जूली गायब। अब मेरा उच्चारण हो सकता है क्योंकि फ्रांस में हॉलैंड को ओलांद कर देते हैं, कभी एच गायब कर देते हैं, कभी टी गायब कर देते हैं, तो इनका क्या गायब करेंगे मुझे नहीं मालूम। लेकिन एक जूली गायब नाम की एक महिला, उनकी मित्र आती हैं, उनकी पिक्चर को स्पॉन्सर करते हैं अनिल अंबानी जी। अब जो खुद ही जिनकी हालत, जो दिवालिया हो रहे हैं, जो पैसा नहीं दे पा रहे हैं, वो उनको पैसा देते हैं। जो मैं ये कह रहा हूं, ये अगर आप इस पे ठीक से इन्वेस्टिगेशन हो तो ये एक दूसरे की टोपी पहनाने का काम है। वो इनको पैसा देंगे, वो उनको देंगे, वो उनकी दोस्त को देंगे, वो उधर जा ले दे के ये राउंड ट्रिपिंग का वो नहीं हो जाएगा कि पैसा वहां से आ रहा है, पैसा सरकारी है, किसी के पिताजी का नहीं है, ना ओलांद के पिताजी का है, ना हिंदुस्तान में किसी नेता के पिताजी का है। वो घुमा फिरा के वो उनकी जूली को दे देंगे, तो वो यहाँ अनिल जी को दे देंगे। तो वो, आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर एक बार जांच ठीक से हो जाए तो ये सारे जो बिखरे हुए सिरे हैं ये मिल सकते हैं? शीतल जी, ये तो तय ही था कि अगर जांच होती तो ये सब चीजें सामने आती, लेकिन जेपीसी की जांच तो हुई नहीं। और सुप्रीम कोर्ट में जो मामला जहां गया, वो चीफ जस्टिस साहब एक अपनी महिला कर्मचारी की छेड़छाड़ के आरोप से का सामना कर रहे थे। उसमें भारतीय छेड़छाड़ नहीं, यौन शोषण। ठीक है, यौन शोषण का सामना कर रहे थे। वो मामला कैसे रफा दफा हुआ, इस देश को इसके उत्तर भी संतोषजनक नहीं मिले। और उसके बाद वही सज्जन भारतीय जनता पार्टी की ओर की सरकार की ओर से राज्यसभा में सदस्य बनाए गए, सीजेआई। ये भी एक हिस्ट्री है हमारे यहाँ। तो इन सब सवालों ने संदेह के बादलों को और मजबूत किया है। तो जांच तो कोई हुई नहीं। तो जो आप कह रहे हैं, इसमें जो भी नुकसान है वो भारत की जनता का है, चूंकि जो इस सारे खेल में घूम रहा है वो भारत देश का पैसा है, भारत के लोगों का पैसा है। और वो पैसा जो है
उस पैसे के संयोजन में ये सारी घटनाएं हो रही हैं। और हम पा रहे हैं कि कहीं कोई टैक्स रिलीफ पा रहा है, कहीं कोई फिल्म बनाने के लिए पैसा दे रहा है, ये सब आ रहा है वहीं से। उसका स्रोत एक है, भारत की जनता। तो उत्पीड़ित तो हम हैं, लेकिन हमारे पास ही उसका उत्तर नहीं है, बल्कि सुपरफिशियली जो उत्पीड़ित है, जैसे फ्रांस में ये है कि साहब टैक्स हमारे यहाँ था, इस आदमी को वो टैक्स रिलीफ कैसे दी गई, इसमें कहीं घोटाला तो नहीं है। जैसे कि एक बिचौलिए को ये पैसे इतने ज्यादा क्यों दिए गए, इसमें कोई घोटाला तो नहीं है। ये जांच वो कर रहे हैं, और हम जिनका पैसा लुट गया है वो कोई जांच ही नहीं कर रहे हैं। हम संतुष्ट होके उस पे बैठे हुए और छुपाने की कोशिशें कर रहे हैं। हर जगह हम छुपाने में कामयाब हैं और ढिठाई से कह रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं है हमारा। अब तो सुप्रीम कोर्ट से हमें चिट मिल गई है, और जिस सुप्रीम कोर्ट की चिट मिली है वो कितनी फटी हुई है ये हमारे आपके सामने। तो ये सारे सवाल अनुत्तरित हैं, और इनके अनुत्तरित रहने की परिस्थिति अभी तो बनी हुई है कि उनका उत्तर न मिले, लेकिन हो सकता है कभी ये सब हमारे आपके सामने आए और तब ये देश जान पाए कि उसके पैसे का किस तरह से बंदरबाट हुई या नहीं हुई। अभी जो जिस तरह से उत्तर दबाए गए हैं उससे तो ये सारे सवाल और मजबूत होके उपलब्ध हैं। ये और बात है कि मीडिया और सोशल मीडिया पर जिस तरह से भारत में कब्जा है वो एक अनोखी परिघटना है। उसकी वजह से ये सारे मामले चर्चा में नहीं आ पाते, देश का विमर्श नहीं बन पाते। इनमें जो संदेह के बादल हैं वो संदेह ही बने रहते हैं, और एक बड़ी आबादी जो है ढिठाई से उसको ये मान लेती है नहीं वो कोई गलती कर नहीं सकते। इस तरह के स्पेकुलेशंस पर और इस तरह के परसेप्शंस पर चीजें छुपाई गई हैं। देखिए कब तक ये परिस्थिति बनी रहती है।